चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे गोलीय दर्पण के आगे की कहानी, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? साइन कन्वेंशन। और इस साइन कन्वेंशन में हम लोग देखेंगे क्या कि संपूर्ण गोलीय दर्पण के अध्ययन के समय में हम लोगों को कहाँ चिन्ह धनात्मक लेना है, कहाँ चिन्ह ऋणात्मक लेना है। तो देखो कि गोलीय दर्पण कैसा भी रहे, गोलीय दर्पण में हम लोग क्या करेंगे भाई कि चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, हम लोग वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने में रखेंगे और गोलीय दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो वस्तु से ही निकलने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होगी। तो अगर मान लिया जाए कि ये कोई सा गोलीय दर्पण है जिसका ये ध्रुव है P, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इधर कहीं होगा फोकस F। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि वस्तु को जो हम लोग रखेंगे, वस्तु हमेशा रखेंगे किधर? तो गोलीय दर्पण के सामने। वस्तु को हमेशा किधर रखना है? गोलीय दर्पण के सामने। और इस वस्तु से ही कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण निकलेगी, और इस वस्तु से ही कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण निकलेगी। तो इस तरह से ये जो होगा क्या, ये होगा आपके आपतित किरण का दिशा। ये होगा क्या? आपतित किरण का दिशा। मतलब वस्तु से प्रकाश निकलेगी और दर्पण पे पड़ेगी तो इस दिशा में चलेगी, और इसी दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण का दिशा। तो देखिए कि चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोगों को कुछ बिंदुओं को मुख्य रूप से याद रखना होता है कि हम किस समय में कैसा चिन्ह लेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं क्या कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसमें जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट लेंगे क्या कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब जो भी हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वो कहां से मापना स्टार्ट करेंगे? ध्रुव से मापना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो कि हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट शुरू करते हैं तो एक नियम बनाते हैं कि भाई यहां से शुरू करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन से हर एक डिस्टेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, वैसे ही दर्पणों में भी चिन्ह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हर जगह पर। और यही जो आज की चिन्ह परिपाटी है, उस पूरे चैप्टर के लिए आपके लिए यूज होने वाला है। चाहे लेंस रहे, चाहे मिरर रहे, चाहे कुछ भी रहे, चिन्ह परिपाटी हमेशा यही रहेगा क्या, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे कि किसी भी डिस्टेंस को अगर हमको मेजर करना है तो शुरू हम लोग कहां से करेंगे? दर्पण के ध्रुव से मेजरमेंट शुरू करें। बात समझ में आ रहा है? सभी दूरियां कहां से मापनी है? दर्पण के ध्रुव से। जो दूसरा पॉइंट है आपका, वो दूसरा पॉइंट कहता है क्या कि आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के दिशा में मापी गई, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होगी आपकी, ये सभी दूरियां धनात्मक होगी। कैसी होगी? सभी दूरियां धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगी। अब ध्यान से देखना कि दो पॉइंट हो गया, एक तो ध्रुव से मापेंगे और दूसरा क्या कि आपतित प्रकाश के दिशा में। तो आपतित प्रकाश के दिशा में इधर के तरफ नहीं हुआ, आपतित प्रकाश की दिशा है ये कि आप इधर से आए हैं आपतित प्रकाश लेके और इधर के तरफ जा रहे हैं। तो ध्रुव से अगर आपतित प्रकाश के दिशा में मापेंगे, मतलब यहां से इस तरफ की जो भी दूरियां होगी, ये दूरियां कैसी मापी जाएगी? धनात्मक। बात समझ में आ रहा है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापना है, और आपतित प्रकाश की दिशा, जो कि आपतित प्रकाश की दिशा क्या है आपकी? ये दिशा है। तो इस दिशा में मापी गई जो भी दूरियां होगी वो कैसी दूरियां होगी? धनात्मक होगी। और इसमें तीसरा पॉइंट जो आता है
ये इसी का ठीक विपरीत पॉइंट है क्या, कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होगी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होगी आपकी, ये सभी दूरियां क्या होगी, ये सभी दूरियां जो होगी आपकी, ये कैसी होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण के विपरीत दिशा का मतलब क्या, कि आपतित किरण इधर की तरफ है, तो पहला पॉइंट है कि हमको सारी दूरियां जो मापनी है वो कहां से, दर्पण के ध्रुव से, और आपतित किरण इधर की तरफ जा रही है तो इसके विपरीत दिशा में, मतलब इधर की तरफ हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा डिस्टेंस कैसा लेना है, ऋणात्मक। बात समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें हो गया, और चौथा पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है। चौथा पॉइंट कहता है क्या, कि मुख्य अक्ष से लंबवत, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ, लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई, ऊपर की तरफ मापी गई सभी दूरियां जो हम लोगों को लेना है, मापी गई सभी दूरियां कैसी लेनी है, धनात्मक होगी, सभी दूरियां धनात्मक होगी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपका पांचवा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कि मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां जो होगी, नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां जो होगी आपकी, ये सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। सभी दूरियां आपकी कैसी होगी, ये सभी दूरियां जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, और ऋणात्मक का मतलब कैसा, नेगेटिव होगी। बस इसी 5 पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। मैं क्या बोला कि भाई अगर कोई सा भी गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कुछ इस प्रकार से होगा, और इसका ये बिंदु क्या होगा, ध्रुव। वस्तु सामने में रखी होगी तो ये जो दिशा होगी ये किसकी दिशा होगी, आपतित किरण की। बात समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला है, कि सारी दूरियों का जो मेजरमेंट शुरू करना है वो कहां से, पोल से, ध्रुव से। आपतित किरण के दिशा में, मतलब इस पोल से इस दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में पोल से मापी गई सारी दूरियां कैसी होगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मापी गई सभी दूरियां कैसी होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरियां कैसी होगी, नेगेटिव। बस यही चीज आपको याद रखना है। अगर इसी चीज को आप शॉर्टकट में याद रखना चाहें तो आप देखिएगा कि अपने कोऑर्डिनेट में, मैथ्स में ऐसा कुछ एक्स एक्सिस होता है और ऐसा कुछ वाई एक्सिस होता है। तो सारा डिस्टेंस का जो मेजरमेंट हम लोग शुरू करते हैं किधर से, ध्रुव से, ओरिजिन से। और ओरिजिन के इस तरफ जो साइन होता है वो कैसा, और इस तरफ जो साइन होता है वो कैसा, इस तरफ जो साइन होता है वो कैसा, और इस तरफ जो साइन होता है वो कैसा, वहां से मिला लो। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि दर्पण से आपको अगर ऐसे याद रखना है तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी रख सकते हैं। लेकिन अब कोई कहेगा कि सर अगर इस मिरर को उल्टा घुमा देंगे तो नहीं, मिरर को हमेशा आप ऐसे रखिए कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहे, ज्यादा सुरक्षित तरीका होता है। बात समझ में आ रहा है। यही घुमाने फिराने के कारण एक साइन कन्वेंशन निश्चित कर दिया गया। अगर मान लो कि हम इधर की तरफ पॉजिटिव मान रहे हैं, मिरर को घुमा दिए तो कहानी बदल गई। इसीलिए आपतित किरण को रिफरेंस में रख के साइन कन्वेंशन बनाया गया। किस लिए, तो स्टडी को आसान बनाने के लिए। और साइन कन्वेंशन में केवल 5 पॉइंट याद रखना है आपको। ये सारी दूरियां कहां से मापनी है, दर्पण के ध्रुव से मापनी है। आपतित किरण के दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक। आपतित किरण के विपरीत दिशा में कैसा, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब देखो
कि हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्या कि गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम आपको अवतल दर्पण का केस एक दिखाएंगे। वहां से हम आपको पहले तो दो हम तरीका आपको बताएंगे कि इमेज कैसे ड्रॉ किया जाए, कैसे निकाला जाए, और जब हम दो केस को देखेंगे उसके बाद हम चलेंगे आवर्धन के तरफ थोड़ा सा, और आवर्धन पढ़ने के बाद सारी बाकी के केसेस को हम लोग डील करेंगे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि उस दो केस तक कम से कम पहुंच जाए, क्योंकि आपके दर्पण में आवर्धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो जब तक जानकारी में बहुत अच्छे से नहीं रहेगी तो सवाल बनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं आप क्या टॉपिक कि अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखना कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये क्या सर वही नियम है जो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे? तो नहीं, ये हम लोग किरण के रूप में पढ़ेंगे कि किरण अवतल दर्पण के सामने कैसे आपतित होगी, तो ये किस प्रकार से परावर्तित होगी ये चीज। तो जो सबसे पहला केस है इसमें, इस सबसे पहले केस को आप देखिए क्या कि मैं अब लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट, बस मैं डायग्राम लिखूंगा, और तुमको अगर लिखने का मन हो तो जाकर के वीडियो चलाना और फिर वीडियो चला करके स्टेटमेंट लिख लेना। मैं बोलूंगा सारा चीज, लेकिन लिख लेना, आप लिख लोगे, बहुत आसान चीज है। मैं बस डायग्राम से समझाऊंगा, और हाँ, ये सब चीज किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट सीखने का। कहता है क्या कि यदि एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है भाई, तो अवतल दर्पण कुछ ऐसा होगा। इस अवतल दर्पण का कोई ना कोई एक मुख्य अक्ष होगा कुछ इस तरह से, और मुख्य अक्ष होगा तो ये बिंदु जो होगा इसका ध्रुव, इधर होगा कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर होगा इसका कहीं क्या फोकस। तो कहता है क्या कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण, यदि कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, कैसे मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद जो है तो यह कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी। यह है परावर्तन का पहला नियम। अवतल दर्पण के सामने जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। पहला पॉइंट ये याद रखना है हमेशा कि अवतल दर्पण पर समानांतर किरण आएगी मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा नियम आप देखिए, ये दूसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई अवतल दर्पण है, यदि कोई अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण में भाई फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये हो जाएगा ध्रुव, इधर हो जाएगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हो जाएगा कहीं फोकस। तो दूसरा नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के डायरेक्ट ध्रुव पर आपतित होती है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव पर अगर आपतित होती है और ये कोण मान लीजिए कि बनाती है कितना? थीटा, तो ये उतना ही कोण बनाते हुए क्या करेगी? मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगी। ये दूसरा नियम। ये दूसरा नियम क्या कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो ये उतना ही कोण बनाते हुए क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। और आप ध्यान दें तो आपको जितना भी प्रतिबिंब बनाना है उसमें बस यही दो नियम काम आने हैं, बाकी का दो नियम बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए है। बात समझ में आ रहा है? यही दो नियम इंपॉर्टेंट है क्या कि अवतल दर्पण पर यदि समानांतर प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगी, और यदि दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट देखिएगा कि तीसरा पॉइंट कहता है क्या कि यदि कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण, इस अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण दर्पण के क्या हो, तो दर्पण के सी से ही क्या हो जाए? आपतित हो जाए, सी पर ही डायरेक्ट आपतित हो, ये है सी,
और कोई सा प्रकाश की किरण मानिए कि ऐसे आई और इस तरीके से जो है सो दर्पण पर पड़ी, तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि भाई अगर प्रकाश की किरण सी पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये होता है क्या, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि इसका मतलब ये होता है क्या कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल पर ही आ रही है। और आप इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब के स्वरूप ही आती है तो ये उसी रास्ते पर क्या होती है, वापस चली जाती है। तो हम लोग ये बात याद रखेंगे क्या कि अवतल दर्पण पर यदि प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से ही आपतित हो तो वह पुनः उसी रास्ते पर परावर्तित हो जाती है। देखिए आई भी इसी रास्ते पर और चली भी गई इसी रास्ते पर। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसी स्थिति में आपतन कोण 0 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है, तो दोनों के बीच का कोण कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए जाएगा तो उसी रास्ते पर क्या होगा, वापस चला जाएगा। और जो चौथा नियम है, ये चौथा नियम आपके पहले नियम का ठीक विपरीत नियम है क्या कि यदि अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण फोकस से ही आपतित हो, फोकस से ही आपतित हो तो यह क्या होगी, परावर्तन के बाद यदि फोकस से ही आपतित हो, इस बार जो आपकी प्रकाश की किरण है ये ऐसे आपतित हुई है, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब देखना जरा सा चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग एक बार और आते हैं, कि चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम लोग एक बार और आते हैं। तो अगर बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी का, तो आप देखिएगा ध्यान से कि जो फोकस दूरी होता है, ये तो ये वाला दूरी होता है, P से लेकर के F तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि यदि हम सारी दूरियों को ध्रुव से नापेंगे और फोकस दूरी नापना है तो P से इधर की तरफ F का दूरी नापेंगे और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे। तो विपरीत दिशा में नापेंगे तो चिन्ह कैसा लेंगे, धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक। इसका मतलब कि आपको ये बात हमेशा दिमाग में डाल के रख लेना है क्या कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। तो जब भी आपको कह दे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सवाल बनाते समय हमको -10 सेंटीमीटर लेना है, चिन्ह परिपाटी के अनुरूप। ये 4 नियम अगर आपको याद रहेंगे तो इस 4 नियम में आप फिर से एक बार देखिए कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। यदि ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस हो जाएगी। यदि वक्ता केंद्र से आपतित होगी तो पुनः उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, और यदि फोकस से आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगी। आप लिखेंगे भी ऐसे ही अपने कॉपी में। पहला पॉइंट लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। यदि अवतल दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो पुनः उसी रास्ते पर परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से आपतित होगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसे आप कॉपी में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि अब हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज, कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, कि आखिर अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाती है। तो समतल दर्पण पढ़ाते समय मैंने आपसे ये बात जिक्र की है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता होती है, और वस्तु से निकल रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखो कि हम लोगों को अभी पढ़ना है क्या, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनने के लिए हम लोगों को सबसे पहले
लोकेशन का पता लगाना पड़ेगा कि हम लोग वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं। अब ध्यान देना कि अगर कोई अवतल दर्पण है अपने सामने, कोई अवतल दर्पण कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा अवतल दर्पण, तो तुम देखना कि इस अवतल दर्पण का अगर हम फोकस का बात करें या मुख्य अक्ष का बात करें, तो मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा ध्रुव, इधर होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर होगा बीच में कहीं क्या, फोकस। आप देखिए कि इसके बीच में स्थिति कौन कौन सी बन सकती है। तो स्थिति पहली ये बन सकती है कि जो हम वस्तु रखें वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखें। ऐसा तो नहीं होगा कि पोल पर जाकर के बैठ जाओगे, दर्पण पे बैठ के चित्र तो नहीं देखना है, दर्पण के बगल में खड़ा होंगे। तो खड़ा होंगे तो कहां रहेंगे, फोकस और पोल के बीच में। दूसरी स्थिति आपकी ये बन सकती है क्या, कि वस्तु कहां पर रहे, फोकस पर रहे। तीसरी स्थिति ये बन सकती है क्या, कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे। चौथी स्थिति क्या बन सकती है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रहे। पांचवी स्थिति ये बन सकती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रहे। और छठी स्थिति ये बन सकती है कि वस्तु कहां पर रहे, अनंत पर रहे। तो इस 6 स्थिति को हम लोगों को अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ना है। मान लो कि हम लोग बहुत बड़े खेत में हैं, और बहुत बड़े खेत में ये एक पीपल का पेड़ है, ये एक नीम का पेड़ है, और ये एक बबूल का पेड़ है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि तुम कहां पर हो, तो तुम कहोगे कि भाई या तो पीपल के पेड़ के पास बैठे हैं। तो दर्पण के केस में दर्पण पे जाकर के तो बैठना नहीं है, तो कहोगे क्या, कि पीपल के पेड़ और नीम के पेड़ के बीच में है, या तो नीम के पेड़ के पास है, या तो नीम के और बबूल के बीच में है, या तो बबूल के बाहर है, या फिर अनंत में। ये 6 लोकेशन बनता है यहां पर। और इस 6 लोकेशन को हम लोगों को पिछले 4 नियमों के आधार पर देखना है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें जो पहला स्थिति हम लोग देखेंगे, वो पहला स्थिति होगा क्या, कि यदि वस्तु, एक मैं लिख दे रहा हूं, कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के बीच हो, ध्रुव P एवं फोकस, ध्रुव P एवं फोकस F के बीच स्थित हो, ध्रुव P एवं फोकस F के बीच स्थित हो। अब देखिएगा कि सिचुएशन क्या कह रहा है, कि हमारे पास जो वस्तु है इस बार वो क्या होगा भाई, तो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होगा। तो देखो ये है अपना एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का अगर हम लोग मुख्य अक्ष बनाना चाहें, तो मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके का होगा। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और बीच में कहां होता है, फोकस होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि वस्तु जो आपकी बार है, ये जो आपकी वस्तु है, ये वस्तु हमेशा हम लोग रखेंगे किधर, तो इस बार पोल और फोकस के बीच में। और वस्तु को हमेशा जो है सो आप मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखेंगे। और वस्तु का मान लीजिए कि हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। इस वस्तु का नाम है क्या, AB। अब देखिए कि इस वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी, और हर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होगी, और आपतित होकर के यहां से परावर्तित भी होगी। जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई लगेगी, वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन उन अनंत प्रकाश की किरणों में से हमको केवल वही किरण उठाना है जिसका हमें परावर्तन का नियम पता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं आपको नियम में 2 नियम को मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जो आपको हमेशा उपयोग में आएगा। क्या, कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और एक दर्पण के ध्रुव पर जो उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। हम लोग इसी 2 रेखा को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। इसी 2 किरण को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, जो हमारे काम को क्या करेगा, आसान बना देगा। क्यों, कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, और अपने लिए ये 2 किरण काफी है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो कि ये जो अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी, इन अनंत प्रकाश की किरणों में से एक प्रकाश की किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। जो कैसे आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। और मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद कहां पर आज से गुजरती है,
फोकस से होकर के गुजरती है तो कुछ इस तरह से ये गुजरेगी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई और परावर्तन के बाद कहां से गुजरी, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण जो यहां से निकलेगी उस किरण को हम लोग निकाल करके आपतित करवाएंगे कहां पर, ध्रुव पर। और अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हुई है, ध्रुव पर आपतित हुई है तो ये परावर्तन के बाद क्या करेगी, उतना ही कोण बनाते हुए यहां से वापस चली जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी, यहां से वापस हो जाएगी। अब आप जरा सा ध्यान से देखें कि ये दोनों प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद की किरण है, तो परावर्तन के बाद इस दोनों के बीच की दूरी तो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि इधर मिलने की इसकी संभावना नहीं है। तो जब इधर मिलने की संभावना नहीं है भाई, तो एक आदमी क्या करेगा कि एक आदमी इधर से इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेगा और देखेगा, तो इसको ये एहसास होगा क्या कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये पीछे कुछ इस तरीके से जा रही है और ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है ये पीछे कुछ इस तरीके से जा रही है और इधर कहीं ये एक बिंदु पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा और इस प्रतिबिंब को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा वस्तु का ये बी डैश और ये क्या, ए डैश। जो ये ए बी था, ये ए बी आपका क्या था, वस्तु, और ये जो था ए डैश बी डैश ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है प्रतिबिंब। अब ध्यान से देखिएगा कि इस प्रतिबिंब की खासियत क्या क्या है। तो सबसे पहली खासियत ये है कि किरणें वास्तव में नहीं मिली है, वास्तविक किरण तो इधर चली गई, लेकिन जब यहां से देखा गया तो लगा क्या कि ये किरणें पीछे जाकर के कहीं पर मिल रही है, तो आभास हुआ है, बस ऐसा। तो आभासी किरणें मिलती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के बारे में एक और लाइन दिमाग में डाल लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, जहां प्रकाश के जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि आभासी होने के साथ साथ वस्तु के आकार से बड़ा भी प्रतिबिंब है, और वस्तु का मुंडी ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी मुंडी ऊपर है, मतलब सीधा भी है। तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे यहां पर क्या कि इस स्थिति में जो है यदि वस्तु हो तो बना प्रतिबिंब, तो जो आपका बना प्रतिबिंब होगा वो बना प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सबसे पहले स्थिति लिखेंगे क्या, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखो स्थिति लिख दिए कि कहां पर बना, दर्पण के पीछे, तो अब इसकी प्रकृति लिखनी है कि प्रकृति क्या क्या है इसकी। तो प्रकृति में हम लोग लिखेंगे क्या कि ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, ये जो प्रतिबिंब है आपका, ये प्रतिबिंब है कैसा, आभासी है एवं सीधा है, आभासी है एवं कैसा है, सीधा। सीधा होने का मतलब कि यदि वस्तु का मुंडी ऊपर है तो प्रतिबिंब का भी मुंडी किधर, ऊपर। ठीक है। आभासी एवं सीधा तथा आकार का अब बात करेंगे तो तथा वस्तु से बड़े आकार का होगा, तथा वस्तु से कैसा होगा, बड़े आकार का होगा। और अगर आप इतना चीज डिसाइड कर देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। 12th में तो कम पूछता है, 10th में तो तय है इस कंडीशन पर एक सवाल पूछना ही पूछना है 3 नंबर का। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग बस इसको जानिए, इसका यूज होगा आपको कहां, तो न्यूमेरिकल बनाने में। बात समझ में आ रहा है? और प्लीज बात मत कीजिए, नहीं तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे, सोचते रहिएगा अपना, ठीक ना। क्या बोले कि ये कंडीशन, पहला कंडीशन डील हुआ। अब ये भी याद रखना क्या कि अवतल दर्पण एकमात्र स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाती है। जो स्थिति है क्या, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तब। बाकी हर एक स्थिति में जो है सो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगी वो प्रतिबिंब कैसी बनाएगी, वास्तविक बनाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये अवतल दर्पण का एकमात्र स्थिति है जिस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। दूसरे केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज देखिए कि प्रतिबिंब के आकार को
जो निर्धारित करने वाला फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो पहले हम लोग वास्तविक आभासी का एक दो केस देख लेते हैं, तब आवर्धन का एहसास ज्यादा अच्छा हो पाएगा। आप यहां से देखिएगा, अगर हम वस्तु की दूरी को मापें तो ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे, ऋणात्मक होगा। अगर हम प्रतिबिंब की दूरी मापे तो ध्रुव से आपतित किरण के दिशा में मापेंगे, जो कि धनात्मक होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई मापे तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे, धनात्मक होगा। और यदि प्रतिबिंब की भी ऊंचाई मापे तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे, और यह भी क्या होगा? धनात्मक होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले स्थिति की तरफ बढ़ते हैं कि अगला स्थिति आपका क्या कह रहा है कि यदि जो है आपका वस्तु क्या हो? अवतल दर्पण के सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित हो, तो जब फोकस पर स्थित होगा तो ध्यान देना कि कैसे सीन बनेगी। ये है हमारा अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के सामने में हम लोग फोकस पर वस्तु को रखने वाले हैं। तो पहले एक अवतल दर्पण बनाए। इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कुछ ऐसा होगा। ये जो है सो दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, इधर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? फोकस। और अब की बार जो आपको वस्तु को रखनी है, ये वस्तु को कहां पर रखनी है? वस्तु को रखनी है कहां पर? तो अब की बार आपको वस्तु को रखनी है कहां पर? फोकस पर। और देखिए कि ये फोकस पर जो हम लोग वस्तु रखे हैं, तो फिर इस वस्तु से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी, लेकिन हम केवल उसी दो प्रकाश की किरण को लेंगे जिसके परावर्तन का नियम हमको पता है। तो परावर्तन के लिए हम लोग सबसे पहला प्रकाश का किरण जो लेते हैं वो कैसा? मुख्य अक्ष के समानांतर। और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण हमेशा परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। तो भाई एक प्रकाश की किरण लिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हुआ, और परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजर करके निकल गया। अब दूसरा प्रकाश के किरण की बारी है। तो दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग कहां गिराएंगे? ध्रुव पर। और ध्रुव पर कोई भी प्रकाश की किरण यदि आपतित हुई है तो ये क्या करेगी? यहां से उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या होगी? कि परावर्तित हो जाएगी। और जब उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगी तो आप देखिए कि ये प्रकाश की समानांतर किरणें हैं। ये क्या है? प्रकाश की समानांतर किरणें हैं। और गणित कहती है ये कि समानांतर किरणें कभी मिलती नहीं है, क्योंकि गणित जो है वो जा करके देखती है कि वहां पर मिला कि नहीं मिला, लेकिन फिजिक्स एक जगह रह करके तब ऑब्जर्व करता है। फिजिक्स घूम के ऑब्जर्व नहीं करेगा, हम यहीं से खड़ा होकर के ऑब्जर्व करेंगे। और फिजिक्स ये कहती है क्या? कि समानांतर किरणें एक दूसरे से मिलती है कहां पर? अनंत दूरी पर जाकर के। जैसे आप रेलवे पटरी देखते हैं, तो रेलवे पटरी क्या है? समानांतर है। तो समानांतर अगर आप रेलवे पटरी पर चलते जाइएगा तो आपको कहीं पर रेलवे पटरी मिला हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यहां से खड़ा होकर के देखिए तो जैसे जैसे आप दूर देखिएगा तो लगेगा कि पटरी एक दूसरे के नजदीक आता गया है, और बहुत दूर जाने के बाद ये पटरी क्या हो गई है? मिल गई है। ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन होता है क्या? एक जगह स्थिर होकर के। तो फिजिक्स अपने ऑब्जर्वेशन में कहती है क्या? कि प्रकाश की समानांतर किरणें जो है, ये जो प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, ये प्रकाश की समानांतर किरणें जाकर के मिलेगी। और समानांतर किरणें कहां पर जाकर के मिलेगी? तो प्रकाश की समानांतर किरणें जो है तो ये कहां पर? इधर कहीं आएगी और अनंत पर जाके क्या होगी? मिलेगी। तो अनंत पर जाकर के जब मिलेगी, तो अनंत पर जाकर के जब ये प्रकाश की किरणें मिलेगी तो भाई साहब वास्तविक किरण आकर के मिलेगी। और जब वास्तविक किरण आकर के मिलेगी तो आपको अनंत दूरी पर जो है, यहां से अनंत दूरी पर जो है आपको यहां से क्या मिलेगा? कि एक प्रतिबिंब मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कुछ क्या होगा? ऐसा होगा। और आप देखिए कि जो हमारा वस्तु है, ये जो हमारा वस्तु है, ये वस्तु से बहुत बड़े आकार का जो है
तो यहां पर हमको क्या मिला है, प्रतिबिंब मिला है। तो सबसे पहले हम अगर प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहेंगे तो प्रतिबिंब जो है सो स्थिति कहां पर है, तो अनंत पर। फिर अनंत का मतलब ये मत समझना कि बहुत ज्यादा दूर अनंत दूरी का, गणित वाला अनंत नहीं, इन्फिनिटिव नहीं। यहां देखो कि ये दर्पण का कुछ ना कुछ फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या होगा, और इस फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के रिस्पेक्ट में अगर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस हम लेंगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस को क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो है सो तो बना प्रतिबिंब जो होगा, यहां पर देखिएगा, तो जो आपका बना प्रतिबिंब होगा, तो बना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, तो बना प्रतिबिंब कहां होगा, अनंत पर। और अनंत पर भी कहां, पीछे नहीं, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के सामने कहां पर, अनंत पर। दर्पण के सामने अनंत पर वास्तविक किरणें मिली हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमेशा एक बात ये भी जान लो कि ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही सीधी प्रतिबिंब होती है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा एवं वस्तु के आकार के, एवं वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा, बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। एवं वस्तु के आकार से कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम वस्तु की दूरी का बात करें तो ध्रुव से नापेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो ऋणात्मक। अगर हम प्रतिबिंब की दूरी मापे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यह भी क्या। अगर वस्तु की ऊंचाई मापे तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई मापे तो मुख्य अक्ष के नीचे, कैसा, ऋणात्मक। ये दो केस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए जरा सा तीसरा केस भी देखते हैं। तो ये तीसरा केस में जो है सो अब हम लोग वस्तु को कहां रखने वाले हैं, जरा सा देख लो। ये जो तीसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन में हम लोग वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो जब तीसरे कंडीशन में हम लोग रखेंगे क्या, कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पर हो, फोकस एवं फोकस एफ एवं वक्ता केंद्र सी के बीच स्थित हो, एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो, सी के मध्य स्थित हो। अब देखिएगा कि यदि वस्तु को हम लोग एफ और सी के बीच में स्थित कर देंगे तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो एक अवतल दर्पण बनाएं। इस अवतल दर्पण का उत्तल भाग को रचित करेंगे। रचित करने के बाद हम लोग क्या करें, तो एक मुख्य अक्ष बनाएं। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्ता केंद्र को जोड़ने वाली एक रेखा होती है जो अनंत लंबाई की होती है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। इधर कहीं पर जो है सो दर्पण का वक्ता केंद्र सी होगा, और कहीं इधर जो है सो दर्पण का फोकस एफ होगा। आपकी बार जो आपकी वस्तु है, ये वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने कहां पर भाई, तो सी और एफ के बीच में कहीं पर। तो यदि वस्तु को सी और एफ के बीच में रखोगे तो फिर से प्रकाश की किरणें हम लोग यहां से अनंत निकालेंगे, और अनंत प्रकाश की किरणों में से हम केवल उन दो किरणों का चयन करेंगे जो हमारे लिए जानकार है। तो जानकारी में हमारे पास है क्या, पहला किरण कि एक किरण यहां से निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, और समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से होकर के निकलती है, कुछ ऐसा निकलेगी। और देखिएगा कि जो दूसरी किरण यहां से निकलेगी, ये दूसरी किरण हम लोगों के जानकारी में भी है कि हम लोग कहां पर निकालते हैं, ध्रुव पर। अब ध्रुव पर निकालेंगे तो ये उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी, यहां से वापस चली जाएगी। और देखेंगे इस स्थिति में क्या कि ये प्रकाश की किरणें एक आई जो मुख्य अक्ष के समानांतर, ये फोकस से होकर के गुजर गई, और एक आई दर्पण के ध्रुव पर जो उतना ही कोण बनाते हुए यहां से वापस चली गई। और प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं इस बिंदु पर आपको मिलती हुई दिख रही है, जहां पर इसकी क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस बिंदु पर जब आप इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा क्या
कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और ये जो चीज था ये था आपका क्या, ये था आपका वस्तु, जिस वस्तु का नाम आप रख सकते हैं ए बी, और ये जो था आपका प्रतिबिंब जिसका नाम भी आप ए डैश और बी डैश रख सकते हैं, ये था क्या आपका प्रतिबिंब। अब देखिएगा कि ये प्रतिबिंब कहां पर बना है, तो ये प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना है। दूसरी बात यह है कि वास्तव में किरणें मिली है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा भी दिख रहा है, और वस्तु के आकार से कहीं ना कहीं बड़ा प्रतिबिंब है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पर ये जिक्र करेंगे क्या कि तो बना प्रतिबिंब जो है, तो बना प्रतिबिंब जो है आपका, बना प्रतिबिंब जो है, ये बना प्रतिबिंब कहां होगा, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के पीछे आप लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र के पीछे। प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता कैसा है, उल्टा होता है। एवं आकार में कैसा है, तो आकार में है कैसा, वस्तु के आकार से बड़ा। कैसा है आकार में, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तुम यहां भी देखोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है और मुख्य अक्ष के नीचे के तरफ। तो अगर हम यहां भी वस्तु की दूरी मापे तो ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी मापे तो ध्रुव से मापेंगे आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कहां, मुख्य अक्ष से नीचे, जो कि क्या लेना है, ऋणात्मक। तो कुछ चीजों को आप दिमाग में ही डाल लीजिए कि अगर वस्तु की दूरी निकालनी है तो वो हमेशा ही ऋणात्मक होगी, क्योंकि दर्पण के सामने रखी होगी। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए तो हमेशा ही ऋणात्मक होगी। अगर आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए तो ये हमेशा ही क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है। ये अपना 3 कंडीशन हो गया। अब देखिए कि चौथा कंडीशन में हम लोग जो वस्तु को रखने वाले हैं वो कहां पर, वक्रता केंद्र के ऊपर ही। तो यदि वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने में वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां पर हो, सामने वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर होने के लिए आप देखिए कि सबसे पहले क्या करिए, तो एक अवतल दर्पण बनाइए। इस अवतल दर्पण में उत्तल भाग को हम लोग रचित करेंगे। इसका एक आप मुख्य अक्ष भी बनाइए। मुख्य अक्ष बनाए कुछ ऐसा, मुख्य अक्ष बनाए तो इस पर आप हर एक बिंदु को एक बार दर्शा दीजिए कि ये बिंदु जो है ध्रुव होती है, इधर कहीं पर जो है तो सी होता है, और इसके बीच में कहीं पर क्या होता है, एफ होता है। और अपनी वस्तु जो अब की बार है, ये अपनी वस्तु अब की बार कहां पर स्थित है, तो सी के ऊपर ही स्थित है। और जब सी के ऊपर स्थित होगी तो फिर हम सारा वही काम दोहराएंगे क्या भाई, कि इससे प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, एक जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, और समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। अब देखिए कि दूसरा किरण हम लोग फिर से वैसे ही दोहराएंगे, कैसे कि ध्रुव पर आपतित करवाएंगे। किरण में कभी भी एरो लगाना नहीं भूलना है, किरण में कभी भी एरो लगाना नहीं भूलना है कि ये जो प्रकाश की किरण हुई ये दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुई, और ध्रुव पर आपतित किरण क्या होगा कि उतना ही कोण बनाते हुए ये क्या होता है, यहां से वापस चला जाएगा। और उतना ही कोण बनाते हुए जब वापस चला जाएगा तो देखो भाई यहां पर जो है सो थोड़ा सा डायग्रामेटिक एरर आ रहा है, लेकिन इसको कोई स्केल से तो हम लोग बनाए नहीं है, स्केल से नहीं बनाए तो उसको मिला जुला करके थोड़ा सा जबरदस्ती करके क्या करेंगे, जगह पर लगा देंगे। ठीक ना, मान लो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तुम लोग अपना हिसाब से बनाना, ठीक ना। सी को ही क्या करें, थोड़ा सा खिसका दें, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या बोले, इसको इसको बोल रहे हो क्या, फोकस को थोड़ा और इधर शिफ्ट कर देंगे तो काम ही हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए फोकस को ही शिफ्ट कर दिए, थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट कर देंगे तो काम ही हो जाएगा। कैसे? कुछ आ जाएगा ऐसे और कुछ ऐसे आ जाएगा, तो फिर जो है तो ये गया यहाँ से और ये गया यहाँ से, तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा ये प्रतिबिंब सी पर बनेगा कुछ इस तरीके से। बहुत हद तक सीधा है, अब ज्यादा जोर जबरदस्ती इसके साथ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो वस्तु था ये वस्तु यहाँ पर और प्रतिबिंब भी कहां पर बना आपका? यहीं पर। ये प्रतिबिंब भी यहीं पर बना। देखिए डायग्राम में एरर हो सकता है, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखिएगा तो ध्यान से देखिए कि ये एंगल समकोण है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। इस त्रिभुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए। परावर्तन के नियम को अगर फॉलो करवाइएगा तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और दोनों के बीच में ये सीपी भुजा भी क्या है? कॉमन है। तो ए एस ए सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम हुए। और सर्वांग सम त्रिभुज की जो है सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये और ये क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप सीधे सीधे लिखेंगे क्या कि हो तो जो आपका बना प्रतिबिंब होगा वो बना प्रतिबिंब कहां पर होगा? तो बना प्रतिबिंब होगा कहां पर? बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र पर। कैसा भाई? प्रकृति। तो प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। एवं वस्तु के समान आकार का बनेगा। एवं वस्तु के समान आकार का बनेगा। ये चीज आपको दिमाग में डाल के रखना है। 4 कंडीशन हुआ। 4 कंडीशन हुआ। अब देखो कि 5वां कंडीशन और 6ठा कंडीशन सी के बाहर रखना है और अनंत पर रखना है। ये 2 कंडीशन रह रहा है, हम लोग अगले दिन के लिए रहने देते हैं इस 2 कंडीशन को। तो अगले दिन हम लोगों को क्या सब पढ़ना है एक बार देख लीजिए। इस 2 बचे हुए कंडीशन को पढ़ना है। इस 2 बचे हुए कंडीशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? उत्तल दर्पण। और आप उत्तल दर्पण में देखेंगे तो 2 ही स्थिति बनती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है तो जो पीछे वाला ये नीम का पेड़, बबूल का पेड़ और पीपल का पेड़ था ना, ये सब पेड़ दर्पण के पीछे चला जाता है। और वस्तु हम लोग दर्पण के पीछे रखेंगे नहीं, ये नीम के पेड़ के पास, बबूल के पेड़ के पास रखेंगे। अवतल दर्पण के सामने खाली मैदान है जहां कुछ भी नहीं है, तो मैदान में एक होगा कि दर्पण के सामने, एक होगा कहां पर? अनंत पर। तो यही 2 कंडीशन होगी। ये सारे कंडीशन को हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल ही आपको आवर्धन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। आवर्धन पढ़ने के बाद हम लोग इस पर दर्पण सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे। दर्पण सूत्र सिद्ध करने के बाद इस पर एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल देखने के बाद दर्पण का ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। मतलब 10वीं से एक ही चीज ज्यादा पढ़ना है, वो है क्या? दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। बात समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप पढ़ के आएंगे तो अगले दिन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।